मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो एक नया मॉर्निंग, अ फ्रेश स्टार्ट। और आज तो दिन भी कितना अच्छा है, आज तो गणेश चतुर्थी है, बप्पा का आगमन है आज, है ना। तो इसी नए जोश के साथ, इसी नए एंथुजियाज्म के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड आई वेलकम यू ऑल टू फिनिक्स यूट्यूब चैनल एंड वी वर डीलिंग विद द कनेक्टिव टिश्यूज। लास्ट क्लासेस में हमने मैट्रिक्स क्या होता है वो देख लिया था, सेल्स क्या होते हैं ऑलमोस्ट देख लिया था हमने। आई थिंक सेल्स में मैक्रोफेज कंप्लीट कर लिया था, प्लाज्मा क्या होता है वो कंप्लीट कर लिया था, मास्ट सेल्स देख लिया था एंड मेरे ख्याल से फाइब्रोब्लास्ट देख लिया था, है। तो आज हम इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे और हम आज फाइबर्स पढ़ेंगे। और आज जो है हम, क्योंकि हमने 3 बेसिक पार्ट सीख लेंगे ना, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू स्टार्ट विद द मेन टॉपिक ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, यानी कि क्लासिफिकेशन आज हम स्टार्ट कर लेंगे। एंड इफ टाइम परमिट शायद हम इस टॉपिक को वाइंड अप भी कर लें, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के टॉपिक को। तो इसी के साथ क्या हो जाएगा, 2 टिश्यूज हमारे मुट्ठी में आ जाएंगे, 2 टिश्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए लेट अस क्विकली बिगिन विद द रेस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो टॉपिक तो बेटा वही कंटिन्यू करेगा, सेल्स ऑफ तो मैक्रोफेज समझ में आया था। मैक्रोफेज, मैक्रो का मतलब क्या होता है लार्ज, और फेज का मतलब क्या होता है ईटिंग सेल्स। ऐसे लार्ज साइज के सेल्स जो खा जाते, किसको खाते भी, जर्म्स को खाते हैं। जर्म्स क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस, ऐसे फंगस के स्पोर्स जो हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, मतलब जो अपने को हार्म करते हैं। एनी फॉरेन पार्टिकल दैट इज हार्मिंग आवर बॉडी इन टर्म्स ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, है ना। तो ऐसे जर्म्स को, ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस। तो पैथोजेंस को खा जो जाता है ना, जो सेल्स है ना, पैथोजेंस को ईट अप कर रहा है वो सेल्स, उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज के ना मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे। देखिए, अगर हम पूरे बॉडी में कंसिडर करें ऐसे सेल्स को तो मैक्रोफेज कह देना, लेकिन अगर टिश्यू पर्टिकुलर की बात करें, जैसे मान लो अगर हमने कहा कि लिवर में वैसे मैक्रोफेजेस के नाम बताओ तो कफर सेल्स, अगर लंग्स की बात करें तो डस्ट सेल्स, है ना। वैसे ही अगर हम लेट से स्किन की बात करें तो हिस्टियोसाइट्स। सिमिलरली लेट से अगर हम ब्रेन की बात करें या नर्वस टिश्यू में जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तुम स्पाइनल कॉर्ड ले सकते हो, कोई पर्टिकुलर नर्व बंडल ले सकते हो, तो वहां पे मैक्रोफेज कौन सा होगा, माइक्रोग्लियल सेल, है ना। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैक्रोफेजेस। फाइब्रोब्लास्ट के बारे में अगर पूछा जाए तो सिंपल आंसर कह देना, फाइब्रोब्लास्ट आर दोज सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। यहाँ तक डन। प्लाज्मा सेल्स क्या है भाई, याद करो मैंने बताया था बैलगाड़ी जैसे चक्के होते हैं, इसके पास व्हील्स होते हैं ना, और तुमको ऐसे स्पोक्स दिखेंगे। और ये स्पोक्स क्या है बेटा, ये स्पोक्स होते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। और इन्हीं के ऊपर सेल की लेयर होती है ना। और इस एंटायर एंटिटी को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल्स। तो क्या हम प्लाज्मा सेल्स को कह सकते हैं दैट व्हील लाइक, कार्ट व्हील लाइक न्यूक्लियस सेल्स। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बताइए ये समझ में आया था। और प्लाज्मा सेल्स का फंक्शन क्या होता है, तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। अगेन व्हाट इज एन एंटीबॉडी, तो देखो बेटा, एंटीबॉडी is a protein molecule that targets antigen. Now what is this antigen? बेटा बायो में ना ये कुछ टर्म्स होते हैं जो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एंटीबॉडी बॉडी बना रहे है ना, उसका नेचर क्या है, उसका बायोमोलिक्यूल क्या है, प्रोटीन है। किसके अगेंस्ट बन रहा है ये, किसको टारगेट कर रहा है, एंटीजन को टारगेट कर रहा है, बराबर। और ये एंटीजन क्या है, सो दिस इज
protein molecule secreted by the pathogens. यहाँ तक समझ में आया? ये सोनू, अगर आपको ये क्लियर है फिर तो आपको प्लाज्मा सेल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा वापस एक रिवाइज करवा देती हूँ मैं। प्लाज्मा सेल्स क्या है? ऐसे सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाए। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? ऐसे प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंटीजन को टारगेट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? राइट। अब देखो मास्ट सेल क्या होता है। मास्ट सेल की मैंने कुछ डिटेल में फंक्शन पढ़ाए थे तुमको। तो मास्ट सेल्स कैन सिक्रीट 3 काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस। एक होता है हिस्टामिन जो वैसोडाइलेटर का काम कर रहा है। मान लो ये ब्लड वेसल है ना, और इसका डायमीटर नॉर्मल से बड़ा हो जाए तो वैसोडाइलेशन। लेकिन साथ ही साथ वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी कर रहा है। और याद करो लास्ट लेक्चर में अगर तुम प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो तो मैंने तुमको ट्रैकिया बना के बताया था, ब्रोंकाई बताया था, फिर उसकी फर्दर ब्रांचिंग बताई थी जिसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, है ना। तो अगर ब्रोंकियोल्स ऑलरेडी काफी नैरो ल्यूमेन होता है उसका, है ना, काफी पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, अगर उनमें मान लो कॉन्स्ट्रिक्शन आता है तो एयर पैसेज में कितना हिंड्रेंस आएगा, समझ रहे हो? मतलब लंग से एयर को पास ऑन करने में कितना मुश्किल होगा, राइट। सिमिलरली अगर हम सेरोटोनिन की बात करें, सो दे एक्ट एज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कि ब्लड वेसल्स का मान लो ये नॉर्मल डायमीटर है, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, इसके डायमीटर को रिड्यूस कर रहा है, दैट इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। समझ में आया? एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के बाद आता है बेटा हेपारिन। हेपारिन का काम क्या है? इट एक्ट्स एज अ एंटी क्लॉटिंग एजेंट इनसाइड आवर बॉडी एंड दैट इज दैट पर्टिकुलर रीजन जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ब्लड कभी क्लॉट नहीं करता है। अब तुम्हारे दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि मैम अगर हम कट लगता है हमारे बॉडी में, कोई स्क्रैच है, कोई वुंड है, तो ब्लड जो निकल रहा है वो क्यों क्लॉट कर रहा है? आपने तो अभी बोला कि उसमें नेचुरली हेपारिन होता है। तो बेटा हेपारिन, द मोमेंट हेपारिन कम्स इन कांटेक्ट विद द आउटर एटमॉस्फेयर और इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, वो डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन हेपारिन जैसे ही मतलब बाहर आता है ना, मतलब कट के थ्रू जैसे ब्लड के साथ वो बाहर आता है वो इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव होने की वजह से क्या होता है? ब्लड क्लॉट कर जाता है। ऐसा एक तुमको ब्लैकिश रेड कलर का एक कोआगुलेटेड मास दिखेगा, दैट इज ब्लड क्लॉट। समझ में आया ये पॉइंट? ये सुनो, तो यहाँ तक जो है हमने नोट्स अपना कंप्लीट कर लिया था। आज मौका है आगे बढ़ने। देखो नेक्स्ट सेल्स होते हैं बेटा क्रोमैटोफोर्स। These are nothing but pigment cells. अगर मान लो कोई टिश्यू है, उसको कोई पर्टिकुलर कलर इम्पार्ट करना है, उसकी कोई पर्टिकुलर कलर उसको देना है ना, तो वो कैसे होगा? वो पिगमेंट कहाँ से आएगा? बिकॉज देखो हमारे बॉडी में हो या फिर कोई भी लिविंग सेल में कलर हमेशा पिगमेंट से ही आता है ना। तो इसमें भी ये जो टिश्यूज है इसमें ये कलर या पिगमेंट कहाँ से आ रहा है? इस क्रोमैटोफोर से। यहाँ तक क्लियर? चलो नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा बोन सेल्स। बोन सेल्स में मुझे जहाँ तक याद है मैंने आपको 3 टाइप के सेल्स बता दिए थे। एक होता है, अब देखो बच्चों जब भी बोन की बात कर रहे हैं तो प्रीफिक्स यहाँ पे क्या लगेगा? ऑस्टियो। अगर हम कार्टिलेज की बात कर रहे हैं तो प्रीफिक्स क्या लगेगा? कॉन्ड्रो, है ना। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है दीज आर मदर सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट क्या बनाते हैं बेटा? ऑस्टियोसाइट। व्हाट इज साइट? दीज आर सेल्स। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? बोन। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि बोन जो है उसकी एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज होती है, उसका एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया होता है। अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द बोन, है ना। अभी बोन आपको ऐसे दिखते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से भी थोड़ा सा कुछ पार्ट निकल रहा है, ऐसे ऐसे प्रोलिफरेशन, ऐसा बडिंग जैसा कुछ निकल रहा है, ऐसा दिखता है क्या? नहीं ना। दिस इज लुकिंग एब्सोल्युटली फनी। तो ये क्यों नहीं होता है? ये ऐसा कोई ग्रोथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक और टाइप का सेल होता है बेटा ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट टेक्स केयर ताकि ये जो सरफेस है, ये जो डेफिनेट शेप है वो मेंटेन रहे।
देयर इज नो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ बोन सेल्स अबव दिस सर्फेस। ये समझ में आया? ये सबको कौन प्रिवेंट करता है? ऑस्टियोक्लास्ट। एग्जैक्टली सेम फंक्शन में हम कार्टिलेज में भी देखेंगे, बस प्रीफिक्स क्या लगने वाला है? कॉन्ड्रो। तो देखो अगर हम कार्टिलेज सेल्स की बात करें, कार्टिलेज सेल्स में आता है जैसे कॉन्ड्रो ब्लास्ट। अब ब्लास्ट यानी कि मदर सेल्स, देन कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, और साइट मतलब सेल। बताओ ये क्लियर है? एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्ड्रोक्लास्ट। क्लास्ट मतलब द किलिंग सेल्स, है ना, या फिर द ईटिंग सेल्स। बताओ यहां तक समझ में आया? राइट। अब हम बात करते हैं एडिपोज सेल्स की। एडिपोज सेल्स क्या होता है? देखो बेटा, एडिपोज का ना एक सिंपल मतलब ध्यान में रखना, वो है फैट। The cells which contain fat globule inside it is called as adipose cell और fat cell। तुम लेमैन टर्म्स में इसको फैट सेल भी बोलोगे तो भी सही है। तो मतलब आपको क्या दिखेगा ना बेटा, जैसे मान लो ये एक फैट सेल है, तो आपको एक बड़ा सा लिपिड का ऐसा ड्रॉपलेट दिखेगा। ड्रॉपलेट कह लो, या फिर ऐसा भी कहना सही है कि आपको लिपिड का एक ग्लोब्यूल दिखेगा, ऐसा एक राउंड सा स्ट्रक्चर दिखेगा। दिस इज कॉल्ड एज ए लिपिड ग्लोब्यूल। यहाँ तक समझ में आया? So any cell that contains such a big globule या फिर parts of this globule is called as adipose cells। adipose cells आपको पूरे बॉडी में बहुत सारी जगहों पे दिखेंगे, और इनका मेन काम क्या होता है? किसी भी डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्शन देना, है ना। जैसे आप जब मार्केट से क्रॉकरी खरीदते हो तो आपने नोटिस किया होगा ना, जब उसकी पैकेजिंग होती है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखो, जैसे मान लो एक कप और प्लेट खरीदा आपने, तो कप के चारों तरफ ऐसे स्टफिंग की जाती है, या तो पेपर यूज़ किया जाता है, तो कॉटन यूज़ किया जाता है, तो बहुत जगह पे जूट भी यूज़ किया जाता है ना। so, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ किया जाता है। तो बेटा मेन पर्पज से स्टफ क्यों किया जाता है आसपास में? ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं, एंड वो प्रोटेक्टेड रहे इन केस ऑफ एनी ब्लो, या फिर मान लो आपके हाथ से गिर गया, वो पूरा पैक ही आपके हाथ से गिर गया, देयर आर चांसेस कि वो नहीं टूटेगा। रीजन क्या है? क्योंकि आपने उसको प्रॉपर्ली स्टफिंग कर रखी है। ये क्लियर है? ओके। तो देखो मोस्टली यहाँ पे हमने कवर कर लिया है हमारे कार्टिलेज नहीं, सॉरी, हमारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं, हमने मेजॉरिटी को कवर कर लिया। अब बारी है फाइबर्स की। फाइबर्स देखो किस टाइप के होते हैं। हमारी बॉडी में ना 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं। एक जो बहुत टफ फाइबर्स है, ठीक है, उसको बोलेंगे व्हाइट कोलाजन फाइबर्स। जब भी तुमको कोलाजन मान लो नहीं दिया हुआ है, सिर्फ व्हाइट फाइबर्स है, दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कोलाजन फाइबर्स की बात हो रही है। और कोलाजन फाइबर्स बेटा जहाँ पे भी दिख जाए ना, चाहे वो बोन में हो, चाहे वो कार्टिलेज में हो, चाहे वो तुम्हारे दांत में हो, समझ जाना कि वहाँ पे काफ़ी टफनेस है, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। जहाँ पे भी बॉडी में स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, कोलाजन विल कम एट योर रेस्क्यू, एट योर हेल्प। समझ में आया? जहाँ पे भी इलास्टिसिटी की जरूरत होगी, जहाँ पे भी एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा जहाँ पे इलास्टिसिटी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यूरिनरी ब्लैडर, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा? इलास्टिक फाइबर्स, और अब वो आपको येलो कलर के दिखेंगे। जहाँ पे भी थोड़ी डेलिकेसी चाहिए, है ना, तो ऐसा सॉफ्ट कुछ ऑर्गन बनाना है, तो वहाँ पे रेटिकुलर फाइबर्स होंगे। समझ में? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाइट काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं तीनों को ना, हम ऐसे टेबल वाइज स्टडी करते हैं और उसका जो कैरेक्टर हम कॉमन में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पे अपन लिख लेंगे कैरेक्टर, कौन से बेसिस पे हम इसको स्टडी करने वाले हैं।
आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग मी. आई होप आप लोग को सेल्स एटलीस्ट समझ में आ गया होगा, मैट्रिक्स क्लियर हो गया है ना. अगर अभी भी कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे अपने क्वेश्चंस भेजते जाओ. चलो बच्चों देखो, सबसे पहले तो ना हम यहाँ पे बात करेंगे कलर की. तो इनका कलर कैसा होता है, इन दोनों के तो बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है ना. ये कैसा है, वाइट. ये कैसा लिखा है यहाँ पे, येलो. बट ये कैसा दिखता है बेटा, ये भी वाइट कलर का ही अपीयर होता है. नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रांचिंग की, कि भाई ये जो फाइबर्स है इनकी आपको ब्रांचेस के फॉर्म में दिखते हैं, बंडल के फॉर्म में दिखते हैं, कैसे दिखते हैं. तो देखो, अगर हम व्हाइट कोलाजन फाइबर्स की बात करें ना, सो यहाँ पे ब्रांचिंग होता है एब्सेंट. इनमें और इनमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होगा. बताओ यहाँ तक समझ में आया. अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो चलो आगे के भी पॉइंट्स देख लेते हैं. ब्रांचिंग के बाद देखो बंडल्स, कि ये फाइबर्स बंडल में प्रेजेंट है कि नहीं. तो यस, व्हाइट कोलाजन फाइबर्स ऑलवेज अपीयर इन बंडल्स. आपको हमेशा ये बंडल्ड दिखेंगे. बट क्योंकि इन दोनों में ब्रांचिंग है ना, तो बंडल्ड होने की पॉसिबिलिटी कम होती है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो बंडलिंग, यहाँ पे भी नो बंडलिंग. यहाँ तक समझ में आया, यस और नो. अब देखो प्रोटीन कंटेंट क्या होता है. तो यहाँ पे प्रोटीन होता है बेटा कोलाजन. अब क्योंकि कोलाजन की बात हमने कर ही रखी है, तो चलो एक फैक्ट बताती हूँ. कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड. अगर आपको सिर्फ एनिमल किंगडम में पूछा जाए कि सबसे अबंडेंट, सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो वो क्या आंसर जाएगा उसका, कोलाजन. इसका एक फैक्ट, तो यहाँ पे स्टार मार्क करके अपन इसको लिखेंगे. ये क्लियर है, ये सुन. इसमें देखो, व्हाइट इलास्टिक फाइबर्स में प्रोटीन होता है इलास्टिन. और अगर हम रेटिकुलर फाइबर्स में देखें तो यहाँ पे होता है रेटिक्यूलिन. ठीक है, ये समझ में. एटलीस्ट ये जो 3-4 पॉइंट्स हमने लिखे बेटा वो क्लियर है फाइबर्स के लिए, है ना. तो अगर एक मैं और आपको एक पॉइंट बता देती हूँ कि ये कहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट होता है. अगर आप रेटिकुलर फाइबर्स की बात करें ना, सो यू कैन फाइंड देम इन स्प्लीन और लिवर. डेलिकेट फाइबर्स है. अगर आप इलास्टिक फाइबर्स की बात करें तो ये आपको मिलेंगे लिगामेंट में, है ना. लिगामेंट क्या होता है बेटा, जो बोन से बोन को कनेक्ट करे. जैसे मान लो ये आपका एक बोन है, दिस इज वन ऑफ योर बोन्स, राइट. तो इन दोनों बोन में ये जो जॉइंट बना है, जो एक एंगल इसको प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक्चुअली लिगामेंट प्रेजेंट है. और अगर हम यहाँ पे बात करें व्हाइट कोलाजन टिश्यू, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेंडन्स. मसल से बोन का कनेक्शन कौन करता है, टेंडन्स करता है. अब ये मसल्स और बोन्स का कनेक्शन कहाँ है भाई, तो देखो यहाँ पे बाइसेप एंड ट्राइसेप्स है ना, ये तो सबको पता है भाई.
बाइसेप और ट्राइसेप मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो मसल्स है वो किससे अटैच्ड है बेटा, यहाँ के बोन से अटैच्ड है, ये वाले बोन से अटैच्ड है ना। तो जब हम मसल और बोन का कनेक्शन देखते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ अ टेंडन, बोन से बोन का कनेक्शन देखते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ अ लिगामेंट। तो अगर हम लिगामेंट की बात करें सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, येलो इलास्टिक फाइबर्स। अगर हम मसल से बोन के कनेक्शन की बात करें जहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए, जहाँ पे टफनेस चाहिए, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, व्हाइट कोलाजन फाइबर्स। बताओ यहाँ तक समझ में आया। तो देखो हमने तीनों जो मेन पार्ट्स है ना कनेक्टिव टिश्यू के वो कर लिए हैं यहाँ पे कंप्लीट। अब बारी है क्लासिफिकेशन देखने की। तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन का एक माइंड मैप देख लेते हैं कि एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। उसके बाद हम एक एक करके टॉपिक वाइज उसको डील करते जाएंगे, राइट। चलो तो यहाँ पे हम हेडिंग बना सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो क्लासिफिकेशन की बात हो रही, इसका मतलब कोई तो बेसिस होगा। तो इसका बेसिस क्या है, ऑन व्हाट बेसिक स्ट्रक्चर्स इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड। तो बेसिक स्ट्रक्चर्स कौन से है भाई, सेल्स, मैट्रिक्स एंड फाइबर्स। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, अब इनका कॉम्बिनेशन काफी हार्ड है ना। मान लो इनका कॉम्बिनेशन काफी डेंस है, काफी ऐसा स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन है, तो एक टिश्यू बन रहा है, तो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू बन रहा है ना। अगर मान लो लूज अरेंजमेंट है, स्कैटर्ड अरेंजमेंट है, तो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू बन रहा है ना। नाम से ध्यान रखना बेटा, अगर स्कैटर्ड अरेंजमेंट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लूज कनेक्टिव टिश्यू, है ना। चलो देखो, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे ऐसे क्या है बेटा, सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स का कनेक्शन कैसा है, स्कैटर्ड है, ऐसा कुछ कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट नहीं है, स्कैटर्ड है, लूजली अरेंज्ड है ना। तो इसके एग्जांपल्स आप देखेंगे, इसमें आप पढ़ने वाले हैं एरियोलार, और आप पढ़ने वाले एडिपोज, राइट। अब क्या पढ़ने वाले, एरियोलार एंड एडिपोज। कब देखेंगे, अगर मैट्रिक्स का अरेंजमेंट कैसा है, लूज, सेल्स, फाइबर्स, मैट्रिक्स सब लूजली अरेंज्ड है ना। चलो अब हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। अगर हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे फर्दर दो क्लासिफिकेशन है बेटा, एक होता है डेंस रेगुलर, एक होता है डेंस इरेगुलर। अगर मान लो फाइबर्स का जो ओरिएंटेशन होता है ना वो एकदम एक ही साइड में, प्रॉपर ओरिएंटेशन है, आपको एक ही साइड में, एक ही एंगल में तीनों फाइबर्स ओरिएंटेड नजर आ रहे हैं, तो डेंस रेगुलर। अगर हैफाजार्ड ओरिएंटेशन है, मान लो यहाँ से कनेक्टिव टिश्यू जा रहा है, मतलब आई एम सॉरी, यहाँ से कोलाजन जा रहा है, इधर से कुछ बंडल्स निकल रहे हैं, इधर से कुछ ब्रांचिंग निकल रहा है रेटिकुलर का, है ना। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो स्कैटर्ड अरेंजमेंट हो गया वापस से, है ना। वो उनका कोई एक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं रहा। तो जब प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा ना, उसको क्या कहेंगे, डेंस इरेगुलर। चलो देखो, डेंस रेगुलर एक छोटे से डायग्राम से मैं तुमको समझाती हूँ। लुक, अगर ऐसा बंडल हुआ तो कोलाजन रेगुलर बना रहे हैं ना, अगर ऐसे ब्रांचिंग में दिख रहा है तो क्या होगा बताओ, येलो इलास्टिक। देखो मैं रेटिकुलर को ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, है ना, तो समझ जाना। व्हाइट अब क्या रिप्रेजेंट करूंगी मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना बेटा। अगर ऐसे डेलिकेट सा फाइबर दिखे तुमको तो तुम एक चीज नोटिस करोगे कि सारे जो भी फाइबर्स हैं उन सबका ओरिएंटेशन एक तरफ है। हम कह सकते हैं यहाँ से इस टाइप डायरेक्शन में, तो डेंस रेगुलर।
अब मैं तुमको डेंस इरेगुलर बना के बताती हूँ, तब जाके तुमको डिफरेंस क्लियर हो जाए। मान लो कोलाजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ध्यान दो मेरे बच्चों, इसका ओरिएंटेशन देखो, ये वाला डायग्राम देखो और ये वाला डायग्राम देखो, तुमको डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो मैंने एकदम सलीके से एक पैटर्न मेंटेन करके फाइबर्स को ड्रॉ किया। यहाँ पे देखो मैंने कोई सलीका मेंटेन नहीं किया, बस कैसे भी बना दिया। यहाँ से देखो कोलाजन आ रहा है, यहाँ पे रेटिकुलर कैसे भी अरेंज्ड ब्रांचेस में, और ये कुछ ऐसे पड़ी हुई ब्रांचेस है किसकी, येलो इलास्टिक फाइबर्स की। तो यहाँ पे क्योंकि ओरिएंटेशन नहीं है, बिकॉज द फाइबर्स आर हैफेजर टू ईच अदर, हम क्या बोलेंगे इसको, डेंस इरेगुलर। और ये आपको कहाँ मिलने वाला है, यू आर गोइंग टू फाइंड देम इन द स्किन। और ये आपको कहाँ दिखेगा, डेंस रेगुलर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया है ना? काफी आसान सा चीज है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भाई, है ना? यहाँ पे ओरिएंटेशन सेम है तो रेगुलर, यहाँ पे ओरिएंटेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो डेंस इरेगुलर। यहाँ तक क्लियर? ये दोनों समझ में आया? तो चलो लास्ट या फिर फाइनल कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फाइनल क्लासिफिकेशन है बेटा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में एक होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं बोन्स एंड कार्टिलेज। इज दैट क्लियर? और दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है बेटा वो होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्लड एंड लिम्फ। तो बताओ बच्चों, ये क्लासिफिकेशन समझ में आया? अगर क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको 1 मिनट का एक गैप दे रही हूँ, फटाफट इसको कॉपी करो, क्विक। कर लिया कॉपी? आ गया समझ, है ना? तो आज हम स्टार्ट करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू से, एरियोलार और एडिपोज के बारे में स्टडी करेंगे। चलो देखो, तो हेडिंग डाल लो, तो हेडिंग बना लो लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू में, लूज ये टर्म क्यों बार बार बोल रही हूँ मैं, क्योंकि फाइबर्स, मैट्रिक्स, सेल्स सब स्कैटर्ड है ना? अगर आपको एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना के दिखाना तो ऐसा कुछ दिखने वाला है आपको। मान लो ये मैंने एक क्रॉस सेक्शन लिया है ना, ऐसे तुमको फाइब्रोब्लास्ट दिख रही, इधर से तुमको कोलाजन फाइबर्स दिखेगा। कोलाजन फाइबर्स बंडल्ड होते हैं, ब्रांचिंग नहीं होती, आई होप फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे तुमको इस तरीके से ब्रांचिंग में दिख रहा है येलो कनेक्टिव टिश्यू। चलो इसको बैकड्रॉप में मैं येलो बना देती हूँ, शायद थोड़ा सा तुम लोग के लिए इजी पड़ेगा। वैसे ये डायग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? द रीजन इज ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, और जो भी एनसीईआरटी के डायग्राम्स है वो तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है विथ लेबल्स। तो इसको क्या लेबल करेंगे बेटा? फाइब्रोब्लास्ट।
फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन बताते जाओ। क्या करता है फाइब्रोब्लास्ट? फाइबर्स और मैट्रिक्स को बनाता है। That's it. ये जो बंडल वगैरह में दिख रहा है ये तुम्हारा कोलाजन फाइबर्स। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक फाइबर्स। इसके अलावा आपको ऐसे मैक्रोफेज दिखेंगे, आपको प्लाज्मा सेल्स भी दिख जाएगा। प्लाज्मा सेल्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसके न्यूक्लियस से, है ना। उसका न्यूक्लियस कैसे दिखेगा? कार्ट व्हील के तरह। चलो अभी एडिपोज भी बना ही लेते हैं। एडिपोज में आपको क्या दिखने वाला है? एक बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल, है ना। एडिपोज और फैट सेल्स, राइट। और यहाँ पे आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स में मिल जाएंगे मास्ट सेल्स। तो देखो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि देखो फाइबर्स, ये जो बंडल्स हैं कोलाजन फाइबर्स के, सेल्स है वो स्कैटर्ड है, और ये जो आपको एक जो ग्राउंड मटेरियल दिख रहा है ना जिसपे ये सारी चीजें प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे हम? मैट्रिक्स। ये जो ग्रीन डॉट्स में बना रही हूँ क्या सिग्निफाई कर रहा है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज द ग्राउंड सब्सटेंस। चलो यहाँ पे नॉन सेलुलर भी लिख ही लेते हैं। तो देखो ऐसा लूज सा अरेंजमेंट है ना, एक स्कैटर्ड अरेंजमेंट दिख रहा है, इसीलिए टिश्यू का नाम क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? एडिपोज टिश्यू एंड एरियोलार टिश्यू। चलो एरियोलार टिश्यू स्टार्ट करने से पहले ना मैं तुमको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। आप सभी ने ऑटो में राइड किया होगा, है ना। ऑटो पे चढ़े होगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और अगर रास्ता खराब है ना, रोड काफ़ी ऐसा बम्प्स उसमें क्रिएट किए हुए, तो क्या होता है? ऑटो ऐसे जर्क खाती है ना, जर्क खाते हुए जाती है। ऐसा होता है क्या बेटा? कभी ऐसा तुमने सुना है या फिर ऐसा कभी महसूस किया है कि हार्ट जो है अपनी जगह से डिसलोकेट होकर दूसरी जगह पे चलेगी बिकॉज ऑफ दीज जर्किंग्स, या फिर इंटेस्टाइन जो है वो ऊपर कुछ आ गया? ऐसा कभी कुछ हुआ है? ऐसा भयानक सा कांड नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पूरे ऑर्गन्स को जहाँ जहाँ पे वो लोकेटेड है ना, उन सबको टाइटली कौन पकड़ के रखा है? एरियोलर टिश्यू। भले तुम एरियोलर टिश्यू की क्रॉस सेक्शन चेक करोगे तो उसमें तुमको सेल्स का अरेंजमेंट लूज दिखेगा, बट उनका काम क्या होता है? सीधा याद रखना, पैकेजिंग करने का काम होता है। ठीक है, पैकेजिंग, मैंने वो मग वाला एग्जांपल दिया था ना, एग्जैक्टली वैसा। मान लो ये ऑर्गन है, ऑर्गन के चारों तरफ किस चीज की स्टफिंग होगी? एरियोलर टिश्यू की, राइट। चलो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख सकते हैं दैट टिश्यू विथ maximum intercellular space. Tissue with maximum intercellular space, क्योंकि वो loosely arranged है ना. Second of all, it acts as a packaging tissue around the organs in order to keep ठीक। ये तो मैंने आपको ऑर्गन्स के बारे में बताया, और ये कहाँ पे मिलेगा? तो देखो यहाँ पे मैं लिख, it attaches
blood vessels to the skin and muscles. है ना? सीधा काम होता है बेटा अटैचमेंट करने के. जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती है ना, वो कैसे एक सरफेस से ऐसे अटैच रहती है, चिपकी हुई रहती है विद द हेल्प ऑफ दिस एरियोला टिश्यू. तो ये क्लियर हुआ बेटा. एरियोला टिश्यू का काम क्या होता है? पैकेजिंग करना, ताकि ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स हैं, डेलिकेट है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गन्स है, कैसे भी ऑर्गन्स है, वो अपने जगह से नहीं हिलने चाहिए. जिस लोकेशन में वो प्रेजेंट है वो अपनी बॉडी के सरफेस से अटैच रहेंगे. दैट इज द फंक्शन ऑफ एरियोला टिश्यू. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, अगर तुमको ये क्लियर है ना, फिर हम बात करेंगे अबाउट एडिपोज टिश्यू. एडिपोज के बारे में मैंने क्या बताया? फैट कंटेनिंग टिश्यू, है ना. एडिपोज सेल्स के बारे में क्या बताया था मैंने बेटा? फैट कंटेनिंग सेल्स. तो इसमें फैट और एडिपोज सेल्स होंगे. हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर? अब चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि फैट कितने टाइप के होते हैं बेटा, है ना. देखो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैट. एक होता है बेटा ब्राउन फैट, ठीक है, और एक होता है व्हाइट फैट. इसमें तुम इंक्लूड कर सकते हो येलो फैट को भी. देखो बच्चों, ये जो व्हाइट फैट है, येलो फैट है, ये कॉमनली हमारे बॉडी में प्रेजेंट है. एज ऑन डेट अभी भी अपने बॉडी में प्रेजेंट है. बट अगर हम ब्राउन फैट की बात करेंगे ना, तो अब ये नहीं है अपने पास. व्हेन वी वर बोर्न, व्हेन वी वर जस्ट बेबीज, तब हमारे अंदर ये ब्राउन फैट था, है ना. एंड दैट इज द रीजन हमको ठंड नहीं लगती थी उस टाइम पे. अगर आप नोटिस करेंगे, अभी भी बेबीज डोंट शिवर. द रीजन इज दैट दे कंटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ ब्राउन फैट. जितने, देखो, ब्राउन फैट जितना ज्यादा होगा ना, उतना ज्यादा हीट प्रोडक्शन होगा. क्योंकि ब्राउन फैट में ऐसा क्या है जो इसके पास कम है? ब्राउन फैट में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है. और बेटा आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में एटीपी प्रोडक्शन करते हैं. तो जितना ज्यादा एटीपी उतना ज्यादा हीट, है ना, उतना ज्यादा प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट, फ्रॉम द कोल्ड, राइट. तो ब्राउन फैट में क्या है? इट हैज more number of mitochondria. ठीक है. और अगर हम इसकी बात करें, so it has comparatively less mitochondria. इसीलिए हीट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसमें? ब्राउन फैट में. हीट प्रोडक्शन कम कंपैरेटिवली किसमें? व्हाइट फैट में. ये समझ में? अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इफ वी आर बॉर्न विद दिस फैट, फिर अभी क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ब्राउन फैट, जितना ब्राउन फैट के साथ हम मतलब बॉन्ड होते हैं ना, वो ब्राउन फैट यूटिलाइज हो जाते हैं. और जो बचे कुछ ब्राउन फैट होते हैं वो फर्दर प्रोलिफरेट नहीं करते इनटू ब्राउन फैट. वो फर्दर चेंज किस में हो जाते हैं? व्हाइट फैट में या येलो फैट में. तो ये फैट जो है हमारी बॉडी में कंटिन्यू रहता है टिल डेथ. ये क्लियर है? फैट का रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे मैंने बताया था, कोई भी डेलिकेट ऑर्गन है, जैसे ब्रेन, जैसे हार्ट, जैसे किडनी, जैसे लंग्स, सबके ऊपर आपको फैट की एक लेयर दिखनी ही है. क्योंकि हर डेलिकेट ऑर्गन को, नाम मैं बार बार बोल रही हूँ ना बेटा, डेलिकेट है, सॉफ्ट है, उसको बाहर से प्रोटेक्शन चाहिए. तुम प्रोटेक्शन नहीं दोगे वो डैमेज हो जाएगा. और ये सब तो वाइटल ऑर्गन्स में आते हैं ना. वाइटल का मतलब क्या? दे आर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स. बॉडी में जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो उनको परफॉर्म करते हैं. तो प्रोटेक्शन कौन देगा बेटा? फैट सेल्स. ठीक है. फैट का एक काम तो तुमको समझ में आ गया कि भाई प्रोटेक्शन दे रहा है. दूसरा काम क्या समझ में आया? हीट का प्रोडक्शन कर रहा है. यस और नो? थर्ड आप ये कह सकते हैं कि ये स्टोरेज का भी काम करता है. जैसे आपने कैमल्स में नोटिस किया होगा, हम्प प्रेजेंट होता है ना, यहाँ पे एक हम्प होता है. और अरब के अगर आप कैमल्स देखोगे तो वहाँ पे डबल हम्प होता है. तो ये हम्प क्या करता है एक्चुअली? वाटर एंड फूड को
स्टोर करते हैं, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है? तो देखो आज हमने कहाँ तक कंप्लीट किया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू तक। ये वाला जो क्लासिफिकेशन हो चुका है अपना कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास से हम इसको रिवीजन करते हुए स्टार्ट कर देंगे अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। Till then, I hope you are enjoying all my biology lectures. तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको अगर कोई दिक्कत है तो उसके बारे में इन्फॉर्म करना है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो मुझे बस एक थम्स अप देना। थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।